डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फास्टिंग फीस्टिंग बाय अनीता देसाई। तो इस नॉवल के सबसे पहले हम की फैक्ट्स देखेंगे, फिर थीम्स, कैरेक्टर्स और समरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम की फैक्ट्स देखते हैं। तो टाइटल है फास्टिंग फीस्टिंग। अब ये जो टाइटल है ये बहुत मीनिंगफुल है। ये दो डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फास्टिंग इंडियन कल्चर को जाहिर करता है, इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और जो फीस्टिंग है ये अमेरिकन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखें फास्टिंग में क्या होता है, फास्टिंग में रेस्ट्रेंट्स होती हैं, मतलब आपने सारा दिन कुछ नहीं खाना पीना, आप कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो फीस्टिंग है कि इसकी ऑपोजिट है। फीस्टिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, जिसका जितना दिल चाहे वो उतना खा ले। तो इस तरह से जो फास्टिंग है ये इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इंडियन कल्चर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो फीस्टिंग है, जो अमेरिकन कल्चर है, उसमें टोटली इंडिपेंडेंस है। तो इस तरह से ये टाइटल बहुत मीनिंगफुल है। अब हम बात करते हैं ऑथर की। ऑथर है अनीता देसाई। शी वॉज बॉर्न इन 1937। ये इंडियन राइटर, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिले। 1978 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और फिर इन्हें कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला। इसके साथ साथ इन्हें 3 टाइम्स बुकर प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया। ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा, जॉनरा है नॉवेल, पब्लिकेशन डेट है 1999 और पब्लिकेशन प्लेस है यूनाइटेड किंगडम। लिटरेरी पीरियड है कॉन्टेम्परेरी, मतलब करंट पीरियड जो अब चल रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू है क्लोज्ड थर्ड पर्सन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्लोज थर्ड पर्सन ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसे थर्ड पर्सन लिमिटेड भी कहते हैं। ये थर्ड पर्सन ही होता है, मतलब जैसे कि हम किसी दूसरे शख्स के बारे में बात कर रहे हों कि उसने ऐसे किया, वो आई, उसने ये सोचा। लेकिन ये लिमिटेड इस तरह से है कि इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर की थॉट्स और फीलिंग्स बताई जाती हैं, और यूजुअली वो कैरेक्टर जो है वो प्रोटैगोनिस्ट होता है। तो ये वर्क थर्ड पर्सन लिमिटेड या क्लोज्ड थर्ड पर्सन में इस तरह से है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे हम पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इस नॉवल का स्ट्रक्चर ये है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो पहली बुक है, फर्स्ट बुक है, उसमें उमा को डिस्कस किया गया है, और जो सेकंड है उसमें अरुण को। तो इस तरह से ये क्लोज्ड थर्ड पर्सन है। अब हम इस नॉवल की सेटिंग देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन ए स्मॉल टाउन इन इंडिया और सेकंड सेक्शन है वेस्टर्न मैसाचुसेट्स, और टाइम पीरियड है 1970 से 1999। अवार्ड्स, अनीता देसाई वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज फॉर फास्टिंग फीस्टिंग। तो इस नॉवल की वजह से अनीता देसाई को बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्टेड किया गया था। अब हम इस नॉवल की थीम्स देखते हैं। तो जैसा कि आपको आइडिया हो गया है कि इस नॉवल में हम एक टिपिकल इंडियन फैमिली को डिस्कस करने वाले हैं, और टाइम पीरियड 1970s का है। तो आप गेस कर सकते हैं कि फैमिली का जो फादर होगा वो कितना स्ट्रिक्ट टाइप का होगा और वो फैमिली को कंट्रोल करना चाहता होगा। इवन ये चीज आज भी कॉमन है। हम 1970s से इतने साल आगे आ चुके हैं, लेकिन हमें अपनी सोसाइटी में स्टिल ये चीज बहुत कॉमन नजर आती है। तो पहली थीम है पेट्रियार्की, education, colonialism, mothers with their typical roles, religion, gender and social roles, family life and individual freedom, tradition versus modernity। अब हम इस नॉवल के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो फैमिली में जो बड़े हैं वो पापा हैं, और मदर को मामा कहा गया है। हमें इन दोनों के नेम्स नहीं बताए गए। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बेटा सबसे छोटा है। पापा बहुत कंजर्वेटिव हैं, बहुत रिजिड किस्म के हैं। गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट हैं और ये हर टाइम इनसिक्योर रहते हैं क्योंकि इनका बेटा नहीं है। और फिर फाइनली जब इनका बेटा पैदा हो जाता है तो उसके बाद भी इनके बिहेवियर में कोई चेंजिंग देखने में नहीं आती। सेकंड कैरेक्टर है मामा का। ये मर्चेंट की बेटी हैं, कानपुर से बिलोंग करती हैं। इनकी शादी पापा के साथ 16 इयर्स की एज में हो गई थी, और इस टाइम इनके 3 बच्चे हैं, उमा, अरुणा और अरुण। ये टिपिकल इंडियन वाइफ हैं, अपने हस्बैंड के लिए एक बहुत अच्छी वाइफ हैं, और अपने बच्चों के लिए टिपिकल मदर हैं जो हर बात पर अपने हस्बैंड की बात को प्रेफर करती है और उसका साथ देती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है उमा। ये हमारे नॉवल की ऑप्रेस्ड किस्म की हीरोइन है। इसकी शादी बहुत मुश्किल से होती है और वो भी एक फेलियर होती है, क्योंकि इसके हस्बैंड ने शादी सिर्फ डोरी की वजह से की होती है। मतलब यह है कि जहेज मिलेगा, चीजें आएंगी, इसी वजह से उसने शादी की थी, वरना वो उसके साथ शादी कभी ना करता।
और इस टाइम जब नॉवल स्टार्ट होता है तो इसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, जिनको हम इंग्लिश में ग्रे हेयर बोलते हैं, और इसने स्पेक्टेकल्स लगाए हुए हैं, ऐनक लगाई हुई है, मिडिल एज की है, लेकिन इसका बिहेवियर बिल्कुल बच्चों जैसा है और कभी कभी हमें ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देती है। सेकंड नंबर पे है अरुणा। अरुणा उमा से छोटी है और जिस टाइम ये पैदा हुई थी तो फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, क्योंकि सब लोग ये चाह रहे थे कि अब उनके यहाँ बेटा हो, लेकिन ये बेटी हो जाती है तो ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट थी। लेकिन अरुणा अपनी बहन उमा से टोटली डिफरेंट है। ये बहुत ज़्यादा प्यारी है, कॉन्फिडेंट है और उसके साथ साथ ये अपनी मर्जी करती है, जो इसका दिल करता है ये वो करती है। लेकिन उमा टोटली ऑपोजिट थी। उमा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थी, उनकी हर बात को फॉलो करती थी, लेकिन अरुणा का जो दिल चाहता है ये कर लेती है और फिर इसकी शादी भी बहुत अच्छी फैमिली में होती है। अब है सबसे छोटा अरुण। ये फैमिली में यंगेस्ट चाइल्ड है, लेकिन ये इंट्रोवर्ट किस्म का बच्चा है। ये बिल्कुल भी सोशल नहीं है। इस पे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा बर्डन है, फादर की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ये हर टाइम पढ़ने में लगा रहे, और ये बहुत ज़्यादा वीक भी है, सिकली चाइल्ड है। अब हम नॉवल के कुछ माइनर कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो बहुत से माइनर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहला है मीरा मासी। ये डिस्टिंक्ट आंट है, मतलब दूर की रिश्तेदार हैं, दूर की रिलेटिव है, और इसके साथ साथ ये बहुत रिलीजियस हैं, लॉर्ड शिवा की बहुत अच्छी डिवोटी हैं। फिर एक और कैरेक्टर है मदर एग्नेस। उमा की स्कूल टीचर है। उमा इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन जब उमा को सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पर ये उमा की हेल्प नहीं करती। फिर लास्ट कैरेक्टर है अनामिका। ये लिली आंटी की बेटी है, बहुत प्यारी होती है, बहुत चार्मिंग और इंटेलिजेंट होती है, लेकिन उसके बाद ये लास्ट में सुसाइड कर लेती है और इसकी भी जो शादी होती है वो अनहैप्पी मैरिज होती है। इसका हस्बैंड बहुत क्रूल होता है और इस तरह से जो इसके इन लॉज होते हैं वो इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और फिर एट द एंड उसको मार देते हैं, लेकिन लोगों को यही बताते हैं कि उसने सुसाइड कर ली थी। अब हम इस नॉवल की समरी स्टार्ट करते हैं। तो टाइम पीरियड है 1970s का। इंडिया के एक छोटे से टाउन में नॉवल स्टार्ट होता है। उमा, उसकी छोटी बहन और उसका भाई, जो कि एक ही है और सबसे छोटा है, ये अपने पेरेंट्स के साथ लाइफ गुजार रहे हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं, मामा और पापा, ये बहुत कंजर्वेटिव हैं, और स्पेशली जो पापा हैं वो पूरी फैमिली पर अपना होल्ड रखते हैं और उनके लिए हर तरह का डिसीजन जो है वो सिर्फ पापा ही कर सकते हैं, किसी दूसरे के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो उनकी लाइफ का डिसीजन हो या उनकी पढ़ाई का या उनकी शादी का, तो हर चीज़ में उनके जो पापा हैं वही डिसाइड करते हैं कि बच्चों ने क्या करना है। 1970s की स्टोरी है, तो आप गेस कर सकते हैं कि पेरेंट्स बिल्कुल कन्वेंशनल टाइप के पेरेंट्स हैं और उनकी फैमिली में वही ट्रेंड्स हैं जो ट्रेडिशनल फैमिली में होते हैं। मतलब ये है कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, घर के काम सीखने चाहिए, और लड़कों को पढ़ाई करनी चाहिए, और उसके लिए वो अमेरिका या किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस फैमिली में भी बिल्कुल ऐसी ही ट्रेडिशंस हैं। उमा सबसे बड़ी बेटी है, उसको पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, वो अच्छे ग्रेड्स नहीं लेती, लेकिन फिर भी उसे घर के काम पसंद नहीं है। घर के कामों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसे पढ़ना पसंद है, स्कूल जाती है और स्कूल ही जाना चाहती है। लेकिन जब सबसे छोटा बेटा मतलब अरुण जब पैदा होता है तो उस टाइम पे मामा और पापा उसका स्कूल छुड़वा देते हैं ताकि वो अपने छोटे भाई को देख सके, उसकी टेक केयर कर सके, अपनी मदर की घर के कामों में हेल्प कर सके। जब पापा ने डिसाइड किया कि उमा अब स्कूल नहीं जाएगी तो उमा अपनी स्कूल टीचर मदर एग्निस के पास गई और उसे कहा कि वो मेरे फादर से बात करें कि उमा जो है वो पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन मदर एग्निस ने उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। और ये वो टाइम था जब उमा को सबसे पहली दफ़ा अपनी लाइफ में अटैक हुआ था। एपिलेप्सी का अटैक भी हम कह सकते हैं या फिर सीजुआ भी कह सकते हैं। उमा की एक कज़न है अनामिका, जिसको हम कैरेक्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होती है, स्टडीज़ में बहुत अच्छी होती है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन इसके पेरेंट्स लिली आंटी और बकुल अंकल बिल्कुल भी एग्री नहीं होते, बल्कि इसकी शादी कर देते हैं। और इसकी शादी एक बहुत वेल्थिएस्ट और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आदमी से करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है
कि उसका हस्बैंड और मदर इन लॉ उसे घर में मारपीट करते हैं और बिल्कुल उसे सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। उमा जब बड़ी हो जाती है तो उसके लिए बहुत कम प्रपोजल्स आते हैं। जो भी प्रपोजल्स आते हैं वो उमा को देखकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि उमा बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। तो टोटल 3 मैरिज प्रपोजल्स आते हैं, जिसमें से 2 डॉरी स्केम्स होते हैं। मतलब ये है कि वो सिर्फ जहेज के चक्कर में आते हैं। उनमें से एक उमा से शादी कर लेता है और फिर बाद में वो उमा को डिवोर्स दे देता है। दूसरी तरफ अरुणा के बहुत से प्रपोजल्स आते हैं और इवन एक प्रपोजल जो कि उमा के लिए आया होता है वो अरुणा को सिलेक्ट कर लेते हैं और अरुणा की शादी इस तरह से अरविंद से हो जाती है, जो कि बहुत वेल्दी मैन होता है, बॉम्बे में रहता है। और उसके बाद उमा घर में कम ही आती है, लेकिन जब भी आती है उसका बिहेवियर बहुत बॉसी होता है और वो बिल्कुल सुपरवाइजर्स की तरह बिहेव करती है। डिवोर्स के बाद उमा अब अपने पेरेंट्स के घर ही रहती है और उसकी लाइफ का हर डिसीजन मामा और पापा ही करते हैं। अब इनकी एक आंटी होती है मीरा मासी, ये इनके पेरेंट्स को कन्विंस करके उमा को अपने साथ एक रिलीजियस पिलग्रिमेज पे ले जाती हैं। 1 मंथ तक उमा वहाँ पर रहती है और बहुत ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि उसे फ्रीली लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिलता है। लेकिन मामा और पापा इसके कज़न रामू को भेजते हैं और उमा को वापस घर बुलवा लेते हैं। अब उमा के घर के आसपास की जो फैमिलीज़ होती हैं वो सारी ट्राई करती हैं कि उमा को थोड़ा सा सोशलाइज किया जाए, उसे लोगों के साथ मिलवाया जाए, लेकिन ये काम भी मामा और पापा होने नहीं देते। अब एक और मौके पर डॉक्टर दुत मामा और पापा के घर आते हैं। ये उमा को मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन पापा रिफ्यूज कर देते हैं, उमा को जाने की परमिशन नहीं देते। इवन दो के उमा ये चाहती है कि वो डॉक्टर के साथ जाए, लेकिन पापा उसे जाने से मना कर देते हैं। एक रात फैमिली को पता चलता है कि अनामिका की डेथ हो गई है और डेथ इस तरह से हुई है, उसकी मदर इन लॉ ने उसको जला दिया है। मतलब ये कि उसे जिंदा जला दिया है, लेकिन वो लोगों को यही बताते हैं कि अनामिका ने सुसाइड कर ली है। अब बुक 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि उमा की क्या कंडीशन है। वो घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हर तरह से बैन कर दिया जाता है, उसे घर में कन्फाइन करके रखा जाता है, कैद करके रखा जाता है। तो ये नॉवल का जो पहला पार्ट है ये हमारे टाइटल के फर्स्ट वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। हमारा टाइटल है फास्टिंग फीस्टिंग। तो फास्टिंग जो है वो बुक 1 में हमें नजर आती है। अब बुक 2 स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि अरुण जो है वो स्टडीज में गुम रहता है और दिन रात एक करके पढ़ाई करता है। पापा की स्ट्रिक्ट सुपरविजन में अरुण हर टाइम पढ़ाई में लगा रहता है। ये बहुत चुपचाप रहता है, इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बातें नहीं करता और इसका फेस भी एक्सप्रेशन लेस है। कभी इसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन देखने में नहीं आता। अरुण जो है ये वेजिटेरियन है और मामा और पापा ये समझते हैं कि अरुण का वेजिटेरियन होना उनके लिए एक इंसल्ट है, क्योंकि ये ओल्ड फैशन चीज है। अरुण की दिन रात की मेहनत की वजह से उसे अमेरिका में स्कॉलरशिप मिल जाता है। अब वो मैसाचुसेट्स में चला जाता है। अब वहाँ पर ये 1 साल स्टे करता है। नेक्स्ट ईयर समर्स में ये एक अमेरिकन फैमिली मिस्टर पैटन और मिसिस पैटन के घर में चला जाता है। इनके 2 बच्चे हैं, रॉड और मेलानी, मतलब एक बेटा और एक बेटी। मिसिस पैटन बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके हस्बैंड इनके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। मिस्टर पैटन अरुण का वेलकम करते हैं, लेकिन जल्द ही वो अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। इवन वो अपनी बेटी, अपने बेटे या अपनी वाइफ को भी टाइम नहीं देते। वो बड़े एथलेटिक किस्म के हैं, हर टाइम अपनी एक्सरसाइजेस में बिजी रहते हैं, अपने काम में या फिर स्पोर्ट्स में। मिसेस पैटन अरुण को कंपनी देने की कोशिश करती हैं, उसे अपने साथ मार्केट लेके जाती हैं, उसके साथ ग्रोसरी शॉप्स पर जाती हैं। इस तरह वो अरुण को कहती हैं कि तुम मुझे भी वेजिटेरियन बना दो। उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। टाइम के साथ साथ अरुण को पता चल जाता है कि रॉड और मेलानी की हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। ये कोशिश करता है कि ये मिसेस पैटन को बता सके। समर की एंड पर एक दिन अरुण मेलानी और मिसेस पैटन के साथ पॉन्ड पर जाता है। अरुण स्विमिंग करने लग जाता है, मिसेस पैटन धूप सेकने लग जाती हैं, धूप में बैठ जाती हैं। काफ़ी देर तक जब अरुण को मेलानी नज़र नहीं आती तो वो मेलानी को ढूंढने के लिए जाता है, तो क्या देखता है कि काफ़ी दूर मेलानी वॉमिटिंग के ढेर के ऊपर गिरी हुई है। अब मेलानी की ये कंडीशन देखकर अरुण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअली में मेलानी को एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है बुलिमिक। मेलानी को रिहैबिलिटेटिव इंस्टीट्यूशन में एडमिट करवा दिया जाता है। रोड अपने कॉलेज के लिए चला जाता है।
मिस्टर पैटर्न एक और जॉब ढूंढ लेते हैं। मिसेस पैटर्न भी अब घर के कामों में बिजी हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो जाती हैं, उसको अडॉप्ट करना चाहती हैं। अरुण को ओमा की तरफ से एक पैकेज मिलता है जिसमें एक स्कार्फ होता है और टी होती है। तो वो ये चीज़ें खुद नहीं रखता बल्कि मिसेस पैटर्न को गिफ्ट कर देता है और मिसेस पैटर्न को बहुत अच्छा लगता है जब अरुण उन्हें ये गिफ्ट देता है। इसके बाद अरुण वापस अपने यूनिवर्सिटी में चला जाता है और यहाँ पर हमारी सेकंड बुक और नॉवल एंड हो जाता है। तो ये थी कंप्लीट समरी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।